Hello, my dear students of 9th standard. Once again, welcome back to my class of social science. आज इस क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं. चैप्टर का नाम है हिस्ट्री का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, मूवमेंट टुवर्ड्स अ न्यू वर्ल्ड. ओके, तो इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे उसका मैं थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, खास करके इस लेक्चर में. एक्चुअली ये जो चैप्टर का नाम है मूवमेंट टुवर्ड्स अ न्यू वर्ल्ड, इट्स अ वेरी लाइक रिलेटेबल नेम in terms of studying the history of 20th century. ठीक है, हिस्ट्री के बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूं कि कुछ घटनाएं ऐसी बनी हैं हिस्ट्री में, वर्ल्ड लेवल पे और इवन इंडिया में भी, कि जिसको पढ़ना हमारे लिए इसलिए जरूरी है ताकि आने वाले समय में, वर्तमान समय में और आने वाले समय में जो कुछ भी हम डिसीजंस लेते हैं, ठीक है, उसमें पास की घटनाओं को अगर रेफर करके वो डिसीजन लिए जाए तो पास में शायद हमने जो गलतियां की थी वो वापस दोबारा ना हो पाए. ठीक है, इसलिए हिस्ट्री के कुछ इंसिडेंट्स को पढ़ना इसलिए जरूरी होता है. एंड द इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन द 20th century, certain incidents, especially the two world wars, first world war and the second world war, those couple of incidents and the other incidents related to the world wars are so remarkable in the context of studying the history, is that we find it very surprising that how come such incident took place. हमें ऐसा ताज्जुब होता है कि ऐसी घटनाएं किस तरह से हो सकती है. Like there were some sort of stupidity involved, some sort of high ambitions involved among the political leaders of different countries. ठीक है, और उनके पर्सनल पॉलिटिकल एम्बिशन की वजह से कुछ घटनाएं जो है वो बनी जिसमें दूरंदेशी का अभाव था, जिसको हम कहते हैं ना कि लाइक जो लॉन्ग टर्म का जो थिंकिंग है वो नहीं था. एक्सक्यूज मी. इसलिए ऐसे इंस्टेंसेस बने जो कि नहीं होने चाहिए थे. तो ऐसी ही कुछ घटनाओं के बाद हम जो है वो इस चैप्टर में करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट्स थी. ठीक है, और खास करके ये दो बड़े बड़े वर्ल्ड वॉर्स बहुत ही नजदीक के अंतराल में हो गए. और इनफैक्ट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th century only both the major world wars occurred, because of which the world faced devastating effects of the world war. मैं आपको आगे बता चुका हूं कि वॉर से किसी का कोई भला नहीं होता है, वो कोई अच्छी बात नहीं होती. हारना जीतना वो एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है. ठीक है, कोई कंट्री अगर हारता है या कोई कंट्री अगर जीतता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी कंट्री को नुकसान हुआ और किसी दूसरे कंट्री को फायदा हुआ. जीतने और हारने वाले दोनों कंट्रीज को नुकसान होता है. ओके, जीतना हारना ये एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है सिर्फ. Otherwise, in a general sense, in case if you observe the situation, the devastation that might have taken place in both the countries, okay, it literally proves that the wars had a devastating effect in both the countries. और यहाँ पे तो हम जो बात कर रहे हैं वो वर्ल्ड वॉर है, दो कंट्रीज की बात नहीं है. वर्ल्ड वॉर्स in which several countries were involved, बहुत सारे कंट्रीज उसमें जुड़े हुए थे. तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भारी नुकसान कितने सारे कंट्रीज को झेलना पड़ा होगा. ठीक है, तो ये सब हुआ as I told you earlier in the first half of the 20th century, and then after we started the resurrection of the whole world. एक अच्छी सिचुएशन को वापस लाने की कोशिश में हम लग गए सभी कंट्रीज मिलके, और हमें एक जो है वो हमें पता चला कि ये वर्ल्ड वॉर से हमें बेसिकली कितना नुकसान हुआ है, कितना गलत हमारा डिसीजन था. ठीक है, जो नहीं होना चाहिए था वो हमने कर दिया. तो एक प्रिकॉशनरी मेजर्स उसके बाद शुरू हो गए जिसकी वजह से आने वाले वक्त में ऐसी कोई घटना ना हो. That was the first thing that we realized. एक realization जो होता है वो एक स्टार्ट हो गया, और शायद उसी रियलाइजेशन की वजह से
हम ये कह सकते हैं कि आज तक लाइक सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो खत्म हुआ था 1945 में हुआ था, उस बात को आज 75 इयर्स हो गए, अभी 2020 चल रहा है, ऑब्वियसली 75 years have passed, and the most remarkable achievement of today's world is that we have not seen the third world war as yet. अभी तक हमने तीसरा वर्ल्ड वॉर नहीं देखा है, ये हमारा अचीवमेंट है। वो अचीवमेंट इसलिए हमें प्राप्त हुआ है क्योंकि वही चीज जो मैंने आपको आगे बताया कि पास्ट की ऐसी नुकसानकारक घटनाओं को हमने स्टडी किया, ऑब्जर्व किया, उसको याद रखा, और वो हमारे लिए अच्छी थी बुरी थी उसका जजमेंट हमने लिया, और हमें पता चला कि वो बहुत बुरी थी, यानी कि लाइक इट वाज नॉट एट ऑल, इट शुड नेवर बी टेकन इन अ गुड सेंस। ठीक है, वो कोई पॉजिटिव बातें नहीं थी, उसको हमने अवॉइड किया, इसलिए आज तक तीसरा वर्ल्ड वॉर जो है वो हम नहीं होने दे रहे हैं। तो एक अच्छी बात है, ये हमारा एक बिगेस्ट अचीवमेंट है आज के मॉडर्न वर्ल्ड का। यह अचीवमेंट तभी हमें आता है जब हम पुरानी गलतियों से सीखते हैं। ओके, तो ऐसे बातें जो है वो इस चैप्टर में हम करेंगे, मूवमेंट टुवर्ड्स अ न्यू वर्ल्ड, यानी कि एक खराब और भयानक जो फेज आ गया वर्ल्ड में कुछ सालों के लिए, वो पास हो गया, उसके बाद नई दुनिया का आविष्कार किस तरह से हुआ, ये चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। ओके, सो starting the reading of chapter now, page number 15 पे हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है। लेसन नंबर 3, मूवमेंट टुवर्ड्स अ न्यू वर्ल्ड। आपको टेक्स्ट बुक हाथ में रखना है, हाथ में पेंसिल भी रखना है। कुछ जरूरी बातें होगी तो उसको मैं हाईलाइट करने के लिए बोलूंगा या अंडरलाइन करने के लिए। सो द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज ग्लोबल ट्रेंड्स बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर्स। ओके, जो दो विश्व युद्ध हुए थे उसके बीच का समय, उसमें ग्लोबल ट्रेंड क्या था, मैं आपको वापस याद दिला दूं। अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिएगा टेक्स्ट बुक में कहीं पे साइड में या wherever you find it, find a place. ओके, कि पहला विश्व युद्ध जो हुआ था that happened in between the years 1914 to 1918. Once again, the first world war occurred between the period of 1914 to 1918, यानी कि वो 5 साल का चला था। And then after, exactly after 21 years, the second world war started, that is 1939. दूसरा विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था वो उसके बराबर 21 साल के बाद 1939 में शुरू हुआ था। ज्यादा लंबा चला था वो। Okay, it lasted for 7 years. It finished on 1945. Okay, so it means the Second World War happened between the years 1939 to 1945. तो ये जो दो वर्ल्ड वॉर हुए उसके बीच का जो ब्रीफ पीरियड है, it was a very brief period in the context of history, we may say. Only 21 years का गैप था। उस वक्त क्या हुआ, शुरुआत में वो चीज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि the immediate government's power were unsuccessful in improving this condition. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद खास करके वो कंट्रीज जो डायरेक्टली वर्ल्ड वॉर में जुड़े हुए थे उन सभी को नुकसान हुआ था। तो वो नुकसान का रिकवरी करना लगभग सभी कंट्रीज के लिए बहुत ही मुश्किल था, और सभी कंट्रीज के रूलर जो है वो नुकसान का भरपाई करने के लिए या तो रिस्टोरेट करने के लिए असफल रहे। पीपल लॉस्ट ट्रस्ट इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में लोगों का विश्वास जो है उसमें से उठ गया। हालांकि आज बात अलग है कि ज्यादा करके कंट्रीज जो है वो डेमोक्रेसी यानी कि लोकशाही को फॉलो कर रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन उस वक्त की बात है जो करीबन आज से 90 साल पहले की सिचुएशन अगर ऐसी है तो उसमें डेमोक्रेसी का ऊपर से लोगों को विश्वास हो गया था। डिक्टेटरशिप बिगेन इन सम कंट्रीज, कुछ कंट्रीज में डिक्टेटरशिप शुरू हो गया था। डिक्टेटरशिप के बारे में अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं कि डिक्टेटरशिप मीन्स ऐसा सिस्टम जहां पे एक इंसान का रूल होता है, वो लोगों के द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट नहीं है, उसने अपने आप को रूलर घोषित कर दिया है क्योंकि उसके पास ऐसी ताकत है
ताकत इन द सेंस ऐसा कोई बाहुबली वाली ताकत की मैं बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, लेकिन खास करके ऐसा इंसान जिसके अंडर में उस देश की पूरी आर्मी है, ठीक है, तो वो इंसान वहां का डिक्टेटर बन सकता है। Why? Because he is the head of the army. आर्मी जिसके कंट्रोल में होती है वो इंसान डिक्टेटर बन सकता है। तो लोगों ने ऐसा प्रेफर किया कि डेमोक्रेसी सिस्टम कोई ठीक नहीं है, डिक्टेटरशिप लाया जाए। ओके, तो काफी कंट्रीज ने डिक्टेटरशिप को अपनाया। इस लेसन में हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें काफी कंट्रीज ऐसे थे जहां पे डिक्टेटरशिप चल रहा था। इटली है, जर्मनी है, फॉर एग्जांपल Germany was kind of biggest responsible countries, like the most responsible country among all the countries who took part in the first as well as in the second world war. दोनों वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट जिन कंट्रीज ने किया था उसमें जर्मनी जो है वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार कंट्री था वॉर्स कराने में, ठीक है, which became a driving force for the second world war. ये डिक्टेटरशिप की व्यवस्था ही ऐसी है जिसकी वजह से ही हम यूं कह सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। लेट्स स्टडी द फॉलोइंग सीरीज ऑफ इवेंट्स इन दिस रिस्पेक्ट, ठीक है। डिक्टेटरशिप से जुड़े हुए और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को होने से पहले कौन कौन सी इवेंट्स अलग अलग कंट्रीज में चल रही थी, वो सीरीज ऑफ इवेंट्स को पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। तो उन सीरीज ऑफ इवेंट्स को मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा हुआ है, आपके टेक्स्ट बुक में भी है वो चीज। ओके, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फासिज्म इन इटली। ओके, इटली जो कि एक यूरोप का एक बहुत ही यूरोप कॉन्टिनेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। दूसरा है नाजिज्म इन जर्मनी। जर्मनी अगेन इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड द हाईएस्ट टॉप मोस्ट इकोनॉमी इन द यूरोपियन कॉन्टिनेंट राइट नाउ, ठीक है। तो नाजिज्म जो है वो चल रहा है जर्मनी में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तीसरा है मिलिट्रिज्म इन जापान। जापान, as you might be knowing, that it is an Asian country, तो वहां पे मिलिट्रिज्म चला सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले। और फोर्थ है ग्लोबल डिप्रेशन 1929 to 1932। ये 4 सालों का समय ऐसा था जब ग्लोबल डिप्रेशन यानी पूरे विश्व में मंदी का माहौल, जिसको हम रिसेशन भी कह सकते हैं, ठीक है, वो आया। यानी कि पूरा वर्ल्ड जो है वो आर्थिक रूप से समस्याओं का सामना कर रहा था। That particular small phase of 4 years is known as a global depression. ओके, तो ये 4 सीरीज ऑफ इवेंट्स का बारे में हमें पढ़ना है अभी इस लेक्चर में। फर्स्ट वन इज फासिज्म इन इटली। इटली में जो चल रहा था वो फासिज्म है, जो एक पर्टिकुलर विचारधारा चल रही है रिलीजन के नाम से, या तो रिलीजन का जो एक पर्टिकुलर सेक्ट होता है। ऑब्वियसली इटली में क्रिश्चियनिटी चल रहा था, लेकिन रोमन कैथोलिक टाइप का, जो कि सबसे पुराना पाथ माना जाता है क्रिश्चियनिटी का, जो कि बहुत ही रिजिड और बहुत ही ऑर्थोडॉक्स होता है, ठीक है। तो उसी विचारधारा को इंपॉर्टेंस देने वाला जो एक थिंकिंग है उसको फासिज्म कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसी पर्टिकुलर विचारधारा जो इटली में चल रही थी, दैट इज फासिज्म। सो इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर Italy was on the side of the winning nations and fought for those nations. इटली जो था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में विनिंग नेशन की साइड में था। विनिंग नेशन यानी कि हम अलाइड नेशंस कह सकते हैं उनको, जहां पे इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका ऐसे कंट्रीज थे, उनकी साइड में इटली था। यानी कि वो ऐसे ग्रुप में था इटली जिनकी विजय हुई थी, वो जीते थे वर्ल्ड वॉर में, लेकिन पर्टिकुलरली इटली को उसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो आगे लिखा ही है, It incurred a massive expenditure of $12 million. ओके, अब ये जीता हुआ कंट्री था, लेकिन फिर भी उनको वो वॉर जितवाने के लिए या जीतने के लिए $12 मिलियन का एक्सपेंडिचर हुआ, जो कि उस जमाने के हिसाब से काफी भारी रकम है। $12 बिलियन, ओके, इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज अमाउंट, राइट। 12 के पीछे 7 zeros लगाए जाएं, और वो भी डॉलर्स में, यूएस डॉलर्स, वो रकम की हम यहां पे बात कर रहे हैं।
ठीक है। उसके अलावा लॉस्ट लाइव्स ऑफ 6 लाख सोल्जर्स, इटली ने अपने 6 लाख सोल्जर्स को गंवाए, यानी उनकी मौत हो गई, 6 लाख सोल्जर्स की मौत हो गई वॉर में। Yet the other winning nations took over the closest territories. दूसरे राष्ट्र जो थे, इंग्लैंड और फ्रांस खास करके, जीते हुए टेरिटरीज में से उन्होंने ज्यादा करके टेरिटरीज ले लिए। इटली के हाथ में कुछ नहीं आया, ठीक है। इग्नोरिंग इटली वॉज एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड। तो इससे जाहिर सी बात है इटली के रूलर्स को और उसकी प्रजा को काफी गुस्सा आया, और ये जो कंट्रीज हैं इंग्लैंड और फ्रांस ऑटोमेटिकली उनके दुश्मन बन गए। Its nationalistic feeling was hurt, for which Italians considered its government responsible and was more than eager to avenge this national humiliation as soon as possible. प्रजा को खास करके इसका बहुत गुस्सा आया। प्रजा ने इस असफलता के लिए गवर्नमेंट को, इटली की गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराया, और वो ये चाहते थे कि अब ये जो हमारा ह्यूमिलिएशन, हमारा जो अपमान हुआ है, उस नुकसान का बदला, अपमान का बदला जितना हो सके उतना जल्दी हमें लेना चाहिए। In order to salvage Italy from such a dire situation, Benito Mussolini launched the fascist party. ये स्टेटमेंट आपको अंडरलाइन करना है। ये ह्यूमिलिएशन, नुकसान का बदला लेने के लिए इटली का जो डिक्टेटर था, डिक्टेटर तो खैर वो बाद में बना, लेकिन उसने पहले अपनी एक फासिस्ट पार्टी नाम से पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना की। नाम है उसका बेनिटो मुसोलिनी। ये नाम आपको याद रखना है। उसने कौन सी पार्टी की रचना की थी? तो नाम है उसका फासिस्ट पार्टी। सो यू शुड अंडरलाइन दिस स्टेटमेंट, ठीक है। He adopted a bundle of sticks and eggs, a symbol of supremacy of the Roman Emperor. जो मैंने आपको आगे बताया था कि रोमन कैथोलिक चर्च की विश्वसनीयता में मानने वाला जो एक थिंकिंग है उसी को फासिज्म बोलते हैं। तो उसी थिंकिंग के चलते हुए उन्होंने अपनी फासिस्ट पार्टी का ये जो एक सिंबल जो है, ठीक है, वो बनाया, और वो सिंबल था बंडल ऑफ स्टिक्स एंड एक्स। जो कुल्हाड़ी होती है लकड़ी काटने के लिए, ठीक है, उसको एक्स कहा जाता है। तो उसको सिंबल के तौर पे यूज किया गया, जो कि रोमन एम्परर का सुप्रीमेसी का एक निशानी है, ठीक है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि अपनी एक ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग में कितना मानती थी फासिस्ट पार्टी, ठीक है। फिर इसके आगे पढ़ते हैं। फासिज्म हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड फॉसेज, which means absolute control of the state on all things. फासिज्म का ये मीनिंग है। ये स्टेटमेंट को आपको अंडरलाइन करना है कि हर एक चीज के ऊपर गवर्नमेंट का अधिकार है, यानी कि हर एक चीज के ऊपर, अगर आपका खुद का भी मकान है तो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा। ऐसा एक डोमिनेशन वाली जो गवर्नमेंट होती है उसी को फासिज्म बोलते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये डिक्टेटरशिप ही हो गया, ठीक है। लेकिन फासिज्म, उसको उन्होंने ऐसा नाम दिया था। जनरल सेंस में उसको डिक्टेटरशिप हम कह सकते हैं, बट इन इटली इट वाज नोन एज फासिज्म, क्योंकि फासिस्ट पार्टी के द्वारा लाई गई ये सिस्टम थी, इसलिए। फासिज्म हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड फैसेज, which means absolute control of the state on all things. Mussolini's maxim was one party, one leader. ये भी एक दूसरा मीनिंग है फासिज्म का जिसको हम समझ सकते हैं। उनका मैक्सिम था, उनका प्रिंसिपल, मैक्सिम यानी कि जो सिद्धांत होता है वो एक ही था कि एक पार्टी, एक लीडर, कोई चुनाव नहीं, ठीक है। पूरे नेशन में सिर्फ एक ही पार्टी होगी। हाँ, लीडर का चुनाव हो सकता है, लीडर्स तो अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वन पार्टी वन लीडर, और जो वो लीडर जो तय करता है वही सब कुछ फाइनल होगा, उसमें कोई डिस्कशन का कोई अवकाश नहीं रहता है। He gave military training to his party volunteers who wore black uniform. ठीक है, फासिस्ट पार्टी के जो वॉलंटियर्स थे उनको ब्लैक यूनिफॉर्म दिया जाता था। वॉलंटियर्स यानी कोई भी कार्यकर्ता फासिस्ट पार्टी में जुड़ सकता है, और उनको मिलिट्री की ट्रेनिंग दी जाती थी। तो in case if war occurs,
तो उनके सामने मिलिट्री या वॉर लड़ने वालों की पर्याप्त मात्रा हो पाए, अवेलेबल हो, उस चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सारे वॉलंटियर्स को फ्री में मिलिट्री ट्रेनिंग जो है वो देना शुरू किया। ब्लैक कलर का यूनिफॉर्म पहनते थे वो लोग। After coming to power, Mussolini captured Rhodes and Dodeskans islands from Turkey. Rhodes, Dodescan ये islands के नाम है, टर्की से बिलोंग करते थे पहले ये दोनों आइलैंड्स। वो इटली ने हथियार लिए, वॉर करके उन्होंने ये दोनों आइलैंड्स जो है वो जीत लिए। He also won Albania, Abyssinia and Travancore in 1924. ये भी एक दूसरा अचीवमेंट है मुसोलिनी का, ठीक है। अल्बानिया जो कि एक छोटे से कंट्री का नाम है, उसके बाद अबिसिनिया और फ्यूम जो है वो पोर्ट्स के नाम, वो भी उन्होंने जीत लिए। आफ्टर दीज विक्ट्रीज मुसोलिनी snapped all ties with the League of Nations and joined the Rome, Berlin, Tokyo axis. ये एक इंपॉर्टेंट बदलाव था। जो पहले शुरुआत में हमने देखा कि इटली एलाइड नेशंस के साथ था, यानी कि इंग्लैंड और फ्रांस के साथ था, उनके साथ ताल्लुकात उसने खत्म कर दिए और उनके सामने उनके जो दुश्मन देश थे रोम, बर्लिन और टोक्यो, रोम तो इटली से बिलोंग करता है, ठीक है, लेकिन जो दूसरे कंट्रीज थे, बर्लिन जो कि इसका मतलब है जर्मनी, क्योंकि बर्लिन जो है जर्मनी का शहर है, टोक्यो जो है वो जापान का शहर है, रोम जो है वो इटली का शहर है। तो ये तीन मेजर कंट्रीज एक साइड में आ गए जो एक्सिस कंट्रीज से बिलोंग करते थे, रोम, बर्लिन और टोक्यो एक्सिस, ठीक है, यानी एलाइड नेशन से निकल के वो लोग एक्सिस नेशन में शामिल हो गए। Thus, Italy became responsible for the Second World War. इस तरह से देखा जाए तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू करवाने में इटली ने भी बहुत अहम भूमिका जो है वो अदा की थी। और यहाँ पे हम इटली के बारे में डिस्कशन जो है बहुत ही ब्रीफ डिस्कशन था, ठीक है, वो यहाँ पे खत्म होता है। So the first one, fascism in Italy, it proves that Italy was one of the most responsible countries to start the Second World War. लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर को शुरू करवाने के लिए सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार कंट्री था वो था जर्मनी, और उससे जुड़ा हुआ जो थिंकिंग है दैट इज नोन एज नाजिज्म इन जर्मनी, जो कि हमारा सेकेंड पॉइंट है, उसको अब हम पढ़ेंगे। नाजिज्म इन जर्मनी। जर्मनी हैड लॉस्ट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इट वाज इकोनॉमिकली रूइंड। हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा कि जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टोटली बर्बाद हो गया था, फाइनेंशियली और हर एक तरीके से वो बर्बाद हो गया था। पेरिस पीस प्रोसेस हैड कंपेल्ड जर्मनी टू साइन द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। जो पेरिस पीस प्रोसेस हुआ था फ्रांस में, वो एक्चुअली पीस प्रोसेस था ही नहीं, उनको डरा धमका के ऐसे समझौते के ऊपर साइन करवाया गया था। चैप्टर में हमने देखा था प्रीवियस चैप्टर में, सेकेंड चैप्टर में, कि लिटरली गन पॉइंट के ऊपर उनको डरा धमका के ऐसा ऐसा बताया गया था कि आपको इतना फाइन भरना पड़ेगा, इतने टेरिटरीज हमें सरेंडर करने पड़ेंगे, वगैरह वगैरह, और बहुत भारी फाइन था। हमने उसमें देखा कि लाइक इट वाज $6.5 बिलियन, इतना फाइन सिर्फ अकेले एक ही कंट्री को लगा हुआ था, ठीक है। तो पेरिस पीस प्रोसेस की वजह से भी जर्मनी के जो है वो बर्बादी में ऐड हुआ। जर्मन वर एक्सट्रीमली एंग्री विद दिस अनजस्ट ट्रीटी। जर्मनी जो है उसकी प्रजा एक जिसको हम अन्याय कह सकते हैं ऐसे समझौते से बहुत नाराज हुई, और उनके डिक्टेटर थे एडॉल्फ हिटलर। He joined the National Socialist German Workers Party in 1990. इसको अंडरलाइन करना है आपको। एडॉल्फ हिटलर जर्मनी के शासक बने बाद में, लेकिन उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एज अ सोल्जर वो लड़े थे जर्मनी की ओर से। तब उनकी बहुत छोटी उम्र थी, शायद 20, 21, 22 साल की उनकी उम्र थी। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, उन्होंने अपनी नजरों से देखा जर्मनी हार गया है, जर्मनी का बर्बादी भी उसने अपनी आंखों से देखा। यंग ब्लड था एडॉल्फ हिटलर उस वक्त, ठीक है,
और उसने सोचा होगा कि इस अपमान का बदला लेना चाहिए, तो वो बदले की भावना से उसने बहुत बड़ा एक एम्बिशन अपने दिमाग में बनाया और उसी एम्बिशन को नजर में रखते हुए उन्होंने नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी की स्थापना की थी 1919 में। ठीक है, यानी कि एक सोल्जर में से वो एक पॉलिटिशियन बन गया वर्ल्ड वॉर के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। ओके, इसको आपको अंडरलाइन करना है। दिस पार्टी केम टू बी नोन एज द नाजी पार्टी। बाद में उसका नाम चेंज होकर नाजी पार्टी रखा गया। ओके, द नाजी फिलॉसफी इंक्लूडेड नेशनलिज्म एंड सोशलिज्म। अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है तो उसका एक पर्टिकुलर फिलॉसफी होता है, तो इनके फिलॉसफी में नाजिज्म और सोशलिज्म ये दोनों बातें शामिल थी। After the death of German President Hindenburg, Hitler assumed the post and established the dictatorial rule. ये स्टेटमेंट भी आपको अंडरलाइन करना है। हिंडनबर्ग का रूल खत्म होने के बाद, यानी कि उस वक्त डेमोक्रेसी चल रहा था जर्मनी में, वो हिंडनबर्ग का रूल खत्म होने के बाद, क्योंकि हिटलर आर्मी के हेड थे, इसलिए जर्मनी का पूरा पावर उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, और खुद को उन्होंने डिक्टेटर घोषित कर दिया और यह भी घोषित कर दिया कि अब से जर्मनी में डेमोक्रेसी नहीं रहेगा, डिक्टेटरशिप रहेगा। और बहुत सारी बातें उसके साथ जुड़ी हुई है। जर्मनी की प्रजा को उसने इतना बढ़िया तरीके से कन्विंस किया कि हमारा कंट्री बर्बाद हो चुका है, बार बार इलेक्शन करने का खर्चा जो है वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते डेमोक्रेसी में, इसलिए ये डेमोक्रेसी हम यहाँ पे खत्म करते हैं। और जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं जर्मनी का डिक्टेटर बना रहूंगा, जर्मन प्रजा जो है उसका भला करूंगा, हम इलेक्शन नहीं करेंगे ताकि उसका खर्चा बच जाए। और जिस तरह से हमारा अपमान हुआ है, जो कंट्रीज के द्वारा हमारा अपमान हुआ है, हमारी हार हुई है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ठीक है, उसका हम जरूर बदला लेंगे। कुछ इस तरह से उसने जर्मन प्रजा को कन्विंस किया एंड ही वॉन द हार्ट्स ऑफ ऑल द जर्मन पीपल। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा सा बदलाव एडॉल्फ हिटलर लेकर आए कि उन्होंने डिक्टेटरशिप को पूरे जर्मनी में एस्टैब्लिश कर दिया डेमोक्रेसी की जगह पे। ही अडॉप्टेड stern and aggressive policy and led the German towards neo nationalism. जर्मन प्रजा को उन्होंने अपने भाषणों के द्वारा, अपनी पॉलिसीज के द्वारा ऐसा कन्विंस किया कि नेशनलिज्म के ऊपर हम जोर देंगे, हमारा कंट्री श्रेष्ठ, हमारी भाषा श्रेष्ठ है, जर्मन प्रजा जो है वो पूरे वर्ल्ड में बेस्ट। ठीक है, और हमारे कंट्री में हमारे ही लोगों का वर्चस्व होना चाहिए। ऐसी ऐसी बातों का नेशनलिज्म का नाम देके उन्होंने बढ़ावा दिया। एंड जर्मन कंसिडर्ड हिटलर एज अ फ्यूरर, दैट इज सेवियर। जर्मन लोग हिटलर को ऐसा मानने लगे कि वो एक सेवियर है, हमारे लिए हमें बचाने आया है और हमारे लिए जरूर कुछ अच्छा काम करेगा, हमें अपमान जो हमारा हुआ है उसका बदला लेने के लिए ये इंसान है एकदम बराबर योग्य है, ऐसा उसने विश्वास दिला दिया जर्मन प्रजा को। नाजी soldiers wore blue military uniform and stuck a red strip on their shoulders and wore a symbol of swastik। ठीक है, यहाँ पे स्वस्तिक का एक सिंबल ड्रॉ किया है जो हमारी हिंदू माइथोलॉजी में बहुत अहमियत रखता है। स्वस्तिक ने गुजराती में साथियों कहवाय, તમને કદાચ ખબર હશે, लेकिन ये सिंबल आपने देखा ही होगा जो टेक्स्ट बुक में ड्रॉ किया है, तो ये नाजी पार्टी का सिंबल था, हिटलर की नाजी पार्टी जर्मनी में, उसका ये सिंबल था। और उनके सोल्जर जो है वो ब्लू कलर की यूनिफॉर्म पहना करते थे और शोल्डर पे रेड स्ट्रिप हुआ करता था, रेड कलर का पट्टी हुआ करता था उनके यूनिफॉर्म में, स्वस्तिक उनका सिंबल। ठीक है, हिज मेन एम वाज द इमर्जेंस ऑफ जर्मनी एज अ मेजर पावर। उसका मेन एम ये था कि अपमान का तो बदला लेना ही है जर्मनी को, लेकिन साथ साथ में पूरे यूरोप में और इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में जर्मनी सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री माना जाना चाहिए, ऐसा उसकी पर्सनल एम्बिशन थी एडॉल्फ हिटलर की। ठीक है, जो कि बहुत ऊंची एम्बिशन हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। In the name of purification of German race, these policies were targeted at exterminating Jews, Gypsies and mentally challenged people। अब ये बहुत ही खतरनाक उसका मूव था।
कि जर्मन प्रजा को और नेशनलिज्म को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए और जर्मनी को प्योर यानी कि शुद्ध बनाने के लिए, ऐसा एक्चुअली वो बता रहे थे लोगों को कि अगर जर्मनी को शुद्ध बनाना है तो नॉन जर्मन प्रजा को यहां से निकालना पड़ेगा। और उसमें नॉन जर्मन प्रजा में सबसे ज्यादा जर्मनी में जो ऐसे लोग रहते थे जो जर्मन नहीं थे, बाहर से आए हुए थे, उसमें ज्यूज लोगों की संख्या बहुत भारी थी। ठीक है, तो ज्यूज यानी दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी बिलोंग टू इजराइल, बहुत बड़ी संख्या में वो लोग रहते थे। तो उन्होंने इनिशियली उसने एडॉल्फ हिटलर ने इनिशियली उनको नोटिस दिया कि आप जितना हो सके उतना जल्दी जर्मनी छोड़ दो, ठीक है, बिकॉज वी डोंट वांट टू अलाउ यू टू स्टे इन जर्मनी, ऐसा बोला। तो काफी ज्यूज लोग जर्मनी छोड़ के चले गए, लेकिन जो लोग चले नहीं गए उनको उसने टारगेट किया, बहुत सारे अत्याचार किए, लिटरली उनको मार डाला, जिसमें बहुत सारी औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। और यहाँ पे तो वो चीज लिखी नहीं गई है, लेकिन बहुत ही खतरनाक तरीके से उसका जो है वो कैंपेन चल रहा था नॉन जर्मन लोगों को मार के जर्मनी की पॉपुलेशन को कम करने का कैंपेन, जिसमें एक छोटे से बहुत सारे कमरे उसने बनवाए थे पूरे जर्मनी में, जिसको गैस चैम्बर के नाम से जाना जाता है। और नॉन जर्मन लोगों को, खास करके ज्यूज लोगों को इस तरह से पकड़ पकड़ के ढूंढ के ऐसे कमरों में बंद कर किया जाता था और वहां पे जहरीली गैस छोड़ी जाती थी और उनको मार डाला जाता था। ये ऐसे खतरनाक कमरे थे जहां पे कोई वेंटिलेशन नहीं था और आसपास में से गुजरने वाले लोगों को इवन ये पता भी नहीं चल रहा था कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो एक ही रूम में खचाकर सबको भर के और उसके अंदर जहरीली गैस पास करवा के विद इन फ्यू सेकेंड्स ऑन ही किल्ड सेवरल ज्यूज पीपल एंड इन दिस वे ही किल्ड थाउजेंड्स ऑफ ज्यूज पीपल इन जर्मनी। अब हम वो जमाने की बात कर रहे हैं जब मीडिया वगैरह इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना आज है, इसलिए इतना सब कुछ हो रहा है वो इमीडिएटली किसी को नहीं पता चल रहा था। टीवी या रेडियो के ऐसी कोई बात नहीं थी उसमें, इसलिए ये सब मास किलिंग जो आराम से चल रहा था वो ऐसे ही चलता रहा कुछ सालों तक। एंड जो कुछ हमें पता चला वो तो बाद में पता चला था। ठीक है, तो ये एक सबसे ज्यादा उसका एग्रेसिव एक्शन था। So innumerable European Jews lost lives, which is known as the Holocaust, genocide। इस तरह से मास किलिंग, बहुत बड़े समुदाय को मार डालने की जो एक्टिविटी होती है उसको जीनोसाइड बोलते हैं। जर्मन लैंग्वेज में उसको हॉलोकॉस्ट कहा जाता है। ठीक है, हिटलर्स एक्सपेंशनिज्म, military action against neighboring countries and the policy of exterminating certain groups led to the Second World War and became an important reason for the same। तो इस तरह से इसका जो एक्सटर्मिनेशन था, यानी कि जर्मन के अलावा दूसरी कम्युनिटीज को नुकसान करना या तो मार डालने की जो गतिविधि थी एडॉल्फ हिटलर की, ठीक है, उसको एक सबसे बड़ा रीजन माना जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर इनिशिएट होने के लिए। ठीक है, अदरवाइज वो जर्मन प्रजा के लिए अच्छा था, उसने काफी रिफॉर्मेटिव वर्क्स किए थे, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वीकनेस यही थी कि सिर्फ जर्मन प्रजा को और जर्मनी को ही वो श्रेष्ठ साबित करना चाहते थे। बाकी जो प्रजा रहती थी जर्मनी में उसमें उसको लाखों की संख्या में, हम यूं कह सकते हैं कि लाखों की संख्या में नॉन जर्मन्स को उसने खत्म कर दिया। ठीक है, तो एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट चैप्टर जो है वो हिस्ट्री का वो हम मान सकते हैं इसमें। राइट, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मिलिट्रिज्म इन जापान। राइट, नंबर 3 is militarism in Japan। According to the Treaty of Versailles 1919, Japan got the benefit of provinces of China, England and France distributed many regions of Germany between them। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के जरिए जापान को कुछ फायदा हुआ था क्योंकि वो भी इंग्लैंड और फ्रांस की साइड में था और चाइना के कुछ प्रोविंसेस उसको मिले।
ठीक है, इंग्लैंड एंड फ्रांस डिस्ट्रीब्यूटेड मैनी रीजन्स ऑफ जर्मनी बिटवीन देम, जापान वाज क्वाइट डिस्प्लीज्ड विद दिस। लेकिन जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसमें जापान जो था वो खुश नहीं था, बिल्कुल इटली की तरह वो भी नाखुश थे इंग्लैंड और फ्रांस से, ठीक है। और इसलिए इन द 1921-22 वॉशिंगटन मीट जापान हैड टू एग्री टू हैव ओनली 35% ऑफ इंग्लिश एंड अमेरिकन नेवल फोर्स। ओके, एक ट्रीटी जो हुआ था 1921 और 22 में वॉशिंगटन मीट जिसको हम कह सकते हैं, उसके तहत अमेरिकन नेवल फोर्स का सिर्फ 35% हिस्सा सिर्फ जापान को दिया जाए, ऐसा समझौता हुआ। 35% ऑफ द नेवल फोर्स, ठीक है, इंग्लिश और अमेरिकन नेवल फोर्स का सिर्फ 35% हिस्सा जापान को मिलेगा, ऐसा ट्रीटी हुआ था। जापान ऑल्सो हैड टू वेकेट द आइलैंड्स ऑफ साखलिन एंड साइबेरिया। सामने उनको साखलिन और साइबेरिया आइलैंड्स भी उनको दे देने पड़े वापस, तो ये भी उनके लिए एक नेगेटिव साबित हुआ। The Japan youth was angry at this. जापान की जो यंग प्रजा थी उससे काफी नाखुश हुई, इंग्लैंड और फ्रांस से खास करके। During this time, there were elections in Japan and the party supporting military support majority. उसी वक्त जापान में इलेक्शन हुआ और जो पार्टी मिलिट्रीज्म को सपोर्ट करती थी वो पावर में आई। Military nationalism in Japan adopted the policy of expansionism. ये मिलिट्री नेशनलिज्म जो था वो भी बहुत ही एग्रेसिव था, उन्होंने भी एक्सपेंशनिज्म को बढ़ावा दिया। जापान बेसिकली एक छोटा सा कंट्री है, लेकिन जितना हो सके उतना इस कंट्री को बड़ा बनाया जाए, टेरिटरीज को जीत जीत के वॉर लड़ के, ऐसी एक मेंटालिटी जो है उसको मिलिट्री एक्सपेंशनिज्म कहा जाता है, ठीक है। जापान डिड नॉट गेट अ परमानेंट प्लेस इन द लीग ऑफ नेशंस। दूसरा एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि लीग ऑफ नेशन में परमानेंट मेंबर्स जो कंट्रीज थे उसमें जापान को स्थान नहीं दिया गया, ठीक है, तो उससे भी जापानीज लोग जो है वो नाखुश थे। द वेस्टर्न कंट्रीज कुड नॉट स्टॉप द इंपीरियलिस्ट एक्टिविटीज इन ऑफ जापान, और जापान का जो इंपीरियलिस्ट एक्टिविटी जो है उसको कंट्रोल करने में वेस्टर्न कंट्रीज इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका वो नाकाम रहे। तो जापान को शायद ऐसा लगने लगा कि वो भी एक बहुत ही पावरफुल कंट्री है। Japan captured Manchuria and established Manchukuo government in 1932. मंचूरिया जो कि एक चाइना का प्रोविंस हुआ करता था उसको कैप्चर करके मंचुकुओ गवर्नमेंट की स्थापना वहां पे कर दी। और जिस तरह से हमने इटली के बारे में पढ़ा है कि एक्सिस नेशन से एलाइड नेशन से वो सेपरेट होके एक्सिस नेशन में शामिल हो गए, उसी तरह से जापान भी बाद में एलाइड नेशन से सेपरेट होके एक्सिस नेशन में शामिल हो गया, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट था। अब 1930 ये जो फोर्थ पॉइंट है उसके बारे में मैं आपको अपने हिसाब से मैं आपको बता दूंगा 1929 to 1932, because it's not about one particular country, it's about the global depression. ग्लोबल डिप्रेशन का मतलब ये होता है कि मंदी का माहौल। हमने अभी तक तीनों पॉइंट्स पे ये देखा कि हर एक कंट्री अपनी अपनी पर्सनल एम्बिशन को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, जिसमें प्रजा के हित को महत्व नहीं दिया जाता है। सोशल वेलफेयर नाम की एक जो चीज होती है जिसके जरिए प्रजा का जो भला होता है, या तो जो करोड़ों की संख्या में प्रजा रहती है वो पर्टिकुलर कंट्री में, लाखों करोड़ों की संख्या में, उसका वेलफेयर को ध्यान में लिया जाना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा। वो अनफॉर्चुनेटली इग्नोर किया गया और उसकी वजह से ग्लोबल डिप्रेशन का एक माहौल बन गया जिसको मंदी का माहौल बोलते हैं। और एक ऐसी खतरनाक सिचुएशन थी ये जो 4 सालों तक चली थी, 1929 से लेकर 1932 तक, जिसमें सडनली सभी कंट्रीज को ऐसा मालूम पड़ा कि आवश्यक चीजों की कमी हो गई है बाजार में से, पैसे जो है वो कम हो गए, लोगों के पास पैसे नहीं है, और अगर पैसे है भी तो भी कोई आवश्यक चीजें बहुत मामूली जो हर रोज हम लोग यूज करते हैं, मिल्क है, ब्रेड है, खाने पीने की चीजें जो है, इवन जो शक्कर है, नमक है, वो बहुत छोटी छोटी चीजें, उसकी भी बाजार में कमी हो गई। कमी होने की वजह से जाहिर सी बात है जो थोड़ी बहुत अवेलेबल होती है उसके प्राइसेस बहुत बढ़ जाते हैं, और इतना प्राइस देकर खरीदने की सब में ताकत नहीं होती।
तो इसका सीधा असर जो है वो लोगों की लाइफ के ऊपर होता है. So all the people started struggling a lot suddenly in that specific period of 1929 to 1932. ठीक है, जिसमें हर एक तरीके से प्रजा को नुकसान सहना पड़ा, क्योंकि अभी तक तो पर्सनल एम्बिशन के लिए ही लोग जी रहे थे. In case if we talk right from the beginning of First World War 1914, वहां से शुरू करके ये जो समय था 1929, जो 15 साल का पीरियड होता है, तो उसमें सभी देश के लीडर्स अपनी अपनी पर्सनल एम्बिशन को फुलफिल करने के लिए, अपना देश का नाम रोशन करने के लिए, अपनी नेशनलिटी को बढ़ावा देने के लिए, सुपर पावर बनने के लिए उसी चक्कर में पड़े हुए थे. कोई कंट्री हारा, कोई जीता, तो जो हारा हुआ कंट्री था, ठीक है, वो ये चाहता था कि वो अपने अपमान का और अपनी हार का बदला ले. जो जीते हुए कंट्री थे वो ये सोचते थे कि अब और जीता जाए और पावरफुल बना जाए, परमानेंटली हम लोग टॉप कंट्रीज माने जाए. ठीक है, यही मेंटालिटी के पीछे पब्लिक वेलफेयर जो है वो सब लीडर्स भूल गए अनफॉर्चुनेटली. ठीक है, और उसी की वजह से ग्लोबल डिप्रेशन शुरू हो गया, जिसमें जैसे मैंने बताया कि आवश्यक चीजों के दाम जो है वो बढ़ गए या तो फिर उसकी टोटली कमी हो गई मार्केट में से. लोगों को छोटी छोटी चीजें पाने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ा. ठीक है, और स्ट्रगल करने के बावजूद भी वो चीजें उनको नहीं मिल रही थी. अत्याचार बढ़ रहे, लड़ाई झगड़े जो है वो बढ़ गए. ठीक है, लोगों की हेल्थ के ऊपर नुकसान हुआ, बिजनेसेस जो सारे हैं वो बर्बाद हो गए, फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज जो है वो लाइक बिखर गई, वो भी बर्बाद हो गई, जिससे सभी हजारों करोड़ों की संख्या में लोगों के जॉब्स चले गए. ठीक है, जॉब्स चले गए, बिजनेसेस बंद हो गए, इसलिए सबको आर्थिक नुकसान जो है वो झेलना पड़ा. ओके, तो ये ग्लोबल डिप्रेशन जो था, दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रिस्पांसिबल फैक्टर्स टू इनिशिएट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ठीक है, और उसके बाद जैसे मैंने आपको आगे बताया कि कुछ ही सालों के बाद ये ग्लोबल डिप्रेशन जो है 1932 तक चला था, बट देन आफ्टर अ फ्यू इयर्स ओनली 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो शुरू हो गया. ओके, तो अब हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की चर्चा करेंगे बट आने वाले लेक्चर में. ठीक है, अभी ये लेक्चर मैं खत्म करता हूँ यहाँ पे. इतना आप लोग स्टडी कर दीजिएगा और आगे का भी स्टडी कर दीजिएगा, ताकि मेरा जो दूसरा लेक्चर आप देखोगे तो उसमें आपको ज्यादा पता चलेगा. ओके, तब तक के लिए stay tuned and you have a fantastic day with your family. Thank you very much for your time.